रहीम आज का अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होगा चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर नंबर 16 जो है गाइटन का सीवीएस का, इसमें हम देखेंगे माइक्रो सर्कुलेशन को और ये देखेंगे कि कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारे पास बनता है और साथ ही साथ कैसे उसकी दोबारा अब्जॉर्प्शन होती है और लास्ट में हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो सर्कुलेशन के साथ। माइक्रो सर्कुलेशन में बेसिकली हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हमारे पास आएँगे आर्टरियोल्स, हमारे पास आएँगे मेटा आर्टरियोल्स, फिर हमारे पास आएँगे कैपिलरीज़ और फिर आएँगे वेन्यूल्स। तो सर्कुलेशन जो है बॉडी में आपको पता है टिश्यू लेवल पर जाकर किस वजह से होती है? कैपिलरीज की वजह से। अब कैपिलरीज बनती कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास एक न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो एक ऑर्गन के लिए अगर स्पेसिफिक है तो वो 6 से 8 दफ़ा डिवाइड होकर एक आर्टरियोल की शक्ल ले लेती है। एक आर्टरियोल का जो इंटरनल डायामीटर है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। अब आर्टरियोल मज़ीद 2 से 5 दफ़ा जो है वो डिवाइड होता है ताकि वो बन जाए मेटा आर्टरियोल। मेटा आर्टरियोल का जो डायामीटर है वो 5 से 9 माइक्रोमीटर होता है और इसमें कोई कॉन्टिन्यूस मस्कुलर कोट नहीं होता। मेटा आर्ट्रियोल बेसिकली वो लास्ट आर्ट्रियोल है जिससे आगे हमारे पास कैपिलरी बननी होती है। तो मेटा आर्ट्रियोल गिव राइज टू द कैपिलरीज व्हिच एट देयर बिगिनिंग हैव प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। अब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? इसको भी हम अभी देखते हैं। तो इनका इंटरनल डायामीटर जो है वो 4 से 9 माइक्रोमीटर होता है और कैपिलरीज बनने के बाद जब कैपिलरीज बाद में जुड़ती हैं तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है? वेन्यूल्स का। तो वेन्यूल्स जो हैं वो आर्ट्रियोल से लार्जर होते हैं लेकिन उनका मस्कुलर कोट जो है वो आर्ट्रियोल से भी कमजोर होता है। इस बेसिक डायग्राम को अगर हम फॉलो करें तो इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स नजर आ जाएंगे माइक्रो सर्कुलेशन के। सर्कुलेशन में हमने क्या बात की है कि हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा है, हमारे आर्टरीज में जा रहा है, आर्टरीज से वेन्स में जाता है। वेन्स में जाने से पहले कहाँ एक्सचेंज होता है मटेरियल का? कैपिलरीज में। वेन्स वापस उसको लार्ज वेन्स में लेकर जाती हैं और फिर फाइनली वो दोबारा हार्ट में एंटर हो जाता है। लेकिन माइक्रो सर्कुलेशन से मुराद ये है कि अब वो वेसल्स हैं जो बहुत ही छोटी छोटी हैं। आप यहाँ देखें आर्ट्रियोल, न्यूट्रिएंट आर्टरी डिवाइड हुई, उसने बनाया आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल जो है फर्दर डिवाइड हुआ, अब उसने ये बनाया आपके पास मेटा आर्ट्रियोल। अब मेटा आर्ट्रियोल से फर्दर डिवीजन होगी और आपके पास ये बनेंगी कैपिलरीज। जो ये देखें ये आर्टरी के साइड पे कैपिलरीज हैं और ये वेन्स के साइड वाली कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरीज आगे फिर मिलकर बनाएंगी वेन्यूल और वेन्यूल से आगे बन जाएगी आपके पास दोबारा एक वेन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं कुछ पार्ट्स। एक तो ये है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री का मतलब पहले, कैपिलरी यानी कैपिलरी से पहले, स्फिंक्टर आपको पता है एक तरह का हमारे पास हिंड्रेंस कॉज करता है कि किसी चीज को एंटर होने देना है या नहीं अंदर होने देना। जैसे कि हमारे पास स्टमक में भी स्फिंक्टर्स होते हैं, कार्डिक और पाइलोरिक स्फिंक्टर के एंट्री और एग्जिट को जो मेंटेन रखते हैं। अब ये स्फिंक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अगर तो ये ओपन होंगे तो ब्लड कैपिलरी सिस्टम से पास करेगा और अगर ये क्लोज होंगे तो ब्लड कैपिलरी सिस्टम से पास नहीं करेगा। आपको पता है सर्दियों में क्योंकि हमने हीट को रोक के रखना होता है तो उस वक्त ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं ये क्लोज रहते हैं ताकि हीट जो है वो हमारी बॉडी से थ्रू द स्किन बाहर ना निकल जाए। लेकिन गर्मियों में क्योंकि हमने हीट को बॉडी से बाहर निकालना होता है इसलिए बॉडी से हीट को बाहर निकालना होता है, इसलिए ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और सर्कुलेशन भी होती है, साथ साथ हीट भी बाहर निकल रही होती है। तो इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का बहुत अहम रोल होता है। उसके अलावा जब आप देखें कि आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है और हर जगह आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए तो उस वक्त ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर डिलीवरी की जा सके। उसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आर्टेरियोवीनस बाईपास। तो हमारी बॉडी में बाज़ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें कैपिलरी में डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि आर्ट्रियोल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपके वेन्यूल में और कैपिलरी सिस्टम को बाईपास कर देता है। इसी को हम कहते हैं आर्टेरियोवीनस बाईपास। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं माइक्रो सर्कुलेशन के। इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बारी-बारी हम वो
देखते जाते हैं। कैपिलरी वॉल की अगर बात करें तो ये बनी होती है एंडोथेलियल सेल्स के साथ, जिनमें होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में खास तरह के चैनल्स भी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है और जो न्यूट्रिएंट्स है, उनका एक्सचेंज हो जाता है। अब ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है आपके कैपिलरी की। ये सारे एंडोथेलियल सेल है और इसमें ये इसके कॉर्नर पे जो है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आएगी और इसमें कुछ होते हैं इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट, यानी कि दो सेल्स के दरमियान का गैप। तो ये भी हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा जो खास चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो है कैवियोलाई। और इस कैवियोलाई का क्या काम है, अभी तक हमारी गाइडलाइन ये कहती है कि इसके फंक्शन का प्रॉपर हमें नहीं पता। लेकिन ये तो गाइटन की पुरानी आदत है कि वो फंक्शन को ये कह के कि मुझे नहीं पता, आगे फंक्शन भी बता देती है। तो फंक्शन इसका जो है वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में होता है। अब ये कैविलाई के आगे आपको ये पूरा जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब इसमें कौन-कौन सी प्रोटीन्स हैं, एक तो कैवेलिन प्रोटीन है। कैवेलिन प्रोटीन किस चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रही है? आपके पास लिपिड्स हैं, कौन-कौन से फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज में और उनका इनटेक और उनके इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर कैपिलरी वॉल का। अगर हम बात करें कि कैपिलरी से एक्सचेंज जो है वो होता कैसे है, तो आपको पता है हमारे पास 2 बेसिक तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है लिपिड सॉल्युबल और एक होती है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। तो ये जनरल सा असूल तो आपको पता है, जो भी लिपिड सॉल्युबल चीज़ होगी वो बड़े आराम से जो है डिफ्यूज़ कर जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लिपिड सॉल्युबल की बहुत ज़्यादा होती है, उसको किसी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इंटरक्लेफ्ट चैनल्स बने हुए हैं या केविलाई हैं, तो इसके जो डिफ्यूजन होती है लिपिड सॉल्युबल चीज़ों की, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो थ्रू द मेम्ब्रेन भी ईज़िली क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूरत होती है कि वो इन स्पेशल एरियाज़ से या जो चैनल्स हैं उनसे पास करें। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करें कि कौन-कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है हमारी ये डिफ्यूजन का रेट। एक बात तो ये होगी कि वो उसका नेचर क्या है। नेचर एक तो हो गई, या सॉल्युबिलिटी आप उसको कह दें कि लिपिड सॉल्युबल है तो जल्दी हो जाएगी और वाटर सॉल्युबल है तो ज़रा कम होगी। अब वाटर सॉल्युबल है तो उस पे भी डिपेंड करेगा पोर का साइज़। अगर आपका एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज़ ही बहुत बड़ा है, लेकिन पोर जो है इस कैपिलरी में जो छोटे-छोटे सुराख हैं जिनके ज़रिए से उन्होंने गुज़रना है, या इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट जो हैं उनके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स ने गुज़रना है, तो अगर पोर का साइज़ छोटा है और मॉलिक्यूल आपका बड़ा है तो ऑब्वियस है उसको डिफ्यूजन में तंगी होगी। तीसरी बात हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर वेट। एक मॉलिक्यूल है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको टाइम लगेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। और चौथी चीज़ है हमारे पास ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट ये है कि अगर ऑब्वियस है, आपको ये बात तो पता है डिफ्यूजन कहाँ से होती है, फ्रॉम द हाई ग्रेडिएंट टू द लो ग्रेडिएंट, फ्रॉम हाई टू लो लेवल। तो अगर इंटरस्टिशियम में आपके पास न्यूट्रिएंट की कमी हो और कैपिलरी में बहुत ज़्यादा हो, तो ही ये पॉसिबल है कि थ्रू द डिफ्यूजन आप जो है डिफ्यूजन करवा सकें फ्रॉम द कैपिलरी टू द सेल और इंटरस्टिशियम। और ये बात वैसे भी आपको पता है कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन का लेवल कैपिलरी में काफ़ी ज़्यादा होता है और जो है सेल्स उनके पास कम होता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द इंटरस्टिशियम और द सेल्स वेयर इट इज़ नीडेड। और इसी का रिवर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सेल्स में ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज़ इनटू द कैपिलरीज़। ये सारी चीज़ें आप रिस्पायरेशन में मज़ीद अच्छे से देख लेंगे कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। मकसद यहाँ आपको ये बताना था कि कैपिलरी में कैसे डिफ्यूजन जो है वो होती है। एक हमारे पास हम देख लेते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होती है चीज़ की, कि वो कितना आसानी से पास कर सकती है। ये फिर उन्हीं 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है जो हमने बात की है। एक तो कि
पोर का साइज़ कितना है, दूसरा एक्चुअल जो इसमें चीज़ इन्फ्लुएंस लेकर आती है वो है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका वेट जितना ज़्यादा होगा उसके लिए निकलना कैपिलरी से उतना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम वाटर को एक स्टैंडर्ड लेते हैं, यहाँ पे हम लिपिड सोल्यूबल चीज़ों की तो बात ही नहीं ना करेंगे, क्योंकि वो तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़िली जा सकती हैं। हम यहाँ परमिएबिलिटी देखेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जो वाटर सोल्यूबल हैं। अगर वाटर की परमिएबिलिटी को हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं और उसको 1 का नाम दे देते हैं, उसके समझे हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि वाटर जिस स्पीड से जाता है वो स्पीड है 1। तो NaCl एज़ कंपेयर टू वाटर 0.96, यानी कि तकरीबन वाटर के बराबर ही इसकी जो है वो एक्सचेंज होगा। यूरिया 0.8, ग्लूकोज 0.6। इसका क्या मतलब है? अगर 0.6 है तो इसका मतलब है कि जितनी देर में 2 वाटर के मॉलिक्यूल गुज़र सकते हैं, तकरीबन उतनी देर में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस करेगा। और साथ-साथ यहाँ पे आप इसके मॉलिक्यूलर वेट भी देख सकते हैं। ग्लूकोज 180 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, सुक्रोज का 342, तो फिर उसकी परमिएबिलिटी और कम होगी। और लास्ट में अगर हम बात करें, एल्ब्यूमिन जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन है हमारे पास, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 69,000 मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी परमिएबिलिटी के जो चांसेस हैं वो क्या है, 0.001, यानी कि जितनी देर में 1000 मॉलिक्यूल वाटर के गुजर सकते हैं, तब जाकर चांस बनेगा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एल्ब्यूमिन का क्रॉस करे। तो ये थी रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमिएबिलिटी का स्टैंडर्ड क्या लिया। तो परमिएबिलिटी का स्टैंडर्ड जो है हमारे पास वो है वाटर, कि वाटर की स्पीड को हमने एक रेफरेंस मान के बाकियों को देखा कि अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो दूसरी गाड़ी जो है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो हमने 5 किलोमीटर वाली को एक स्टैंडर्ड बना के ये कहा कि जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड पहली गाड़ी से हाफ है। तो वाटर को हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बनाया है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरस्टिशियम की। अभी तक हमने ये बात की है कि कैसे आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरीज से डिफ्यूजन होकर जाती है हमारे इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम बेसिकली क्या है? आपकी कैपिलरीज और आपके सेल्स के दरमियान का जो एक कंपार्टमेंट है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। यानी कि ये ना अभी हम सेल के अंदर आए हैं और ना ही हम वेसल के अंदर हैं। हम वेसल के अंदर से निकल आए हैं, सेल के अंदर अभी गए नहीं हैं, तो बीच का जो कंपार्टमेंट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। और जो इसमें फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, अब ये इंटरस्टिशियम जो है ये किन चीज़ों से बना होता है? इसमें होते हैं कोलेजन फाइबर्स, इसमें होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा होगा, वो सारा बेसिकली इंटरस्टिशियम के रिलेटेड ही था कि अगर हम बात करें तो हियालुरोनिक एसिड जो है वो 98% होता है और 2% जो रेस्टिंग जो बाकी का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो हमारी प्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये अभी इसकी कॉम्पोजिशन हमारा कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आ गए आपके पास एक सेल, ये एक और सेल, बीच का जो कंपार्टमेंट है इसको हमने इंटरस्टिशियम का नाम दे दिया। यहाँ आपकी वेसल्स यानी कि कैपिलरीज वगैरह पड़ी हुई हैं। अब इंटरस्टिशियम जो होता है ना, वो हमारा जो बॉडी का टोटल वॉल्यूम है उसका 1/6 होता है। अच्छा, इसका जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और ये किन 2 चीज़ों से बना हुआ है? कोलेजन फाइबर से और प्रोटियोग्लाइकेन, मेनली इसमें यही होता है। ओके, अब हम जो है ना डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है। अच्छा, वो बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ, वो आपको बताता हूँ कि जो हमारा इंटरस्टिशियम है ना, वो होता है जेल की तरह का। ये आप देख रहे हैं ये फिलामेंट्स हैं, चीज़ें आके इसके साथ चिपक जाती हैं, तो ये बन जाता है एक जेल लाइक अपीयरेंस इसकी हो जाती है। और इसमें ओनली जो 1% है ना, वो हमारे पास फ्री फ्लूइड की फॉर्म में होता है। लेकिन जब खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए कि आपके इस कंपार्टमेंट में एडिमा यानी कि एक्सेस ऑफ फ्लूइड आ गया है और एडिमा डेवलप हो गया है, तो वो एडिमा जो है 1% से बढ़ा के इस फ्री फ्लूइड को 50% तक भी ले जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं
कि ये हमारे पास फ्लूइड जो है वो डेवलप होता कैसे? इसके लिए हमारे पास होती हैं स्टार्लिंग 4 तरह की फोर्सेस जिनको हम कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। अच्छा, अब आप ये समझें कि ये जो है आपका सारा कंपार्टमेंट, ये पड़ा हुआ है आपका इंटरस्टिशियम और ये पड़ा है आपकी सारी कैपिलरी। अब कैपिलरी से चीज़ों ने यहाँ पे डिफ्यूज़ होना है, उसमें हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट फोर्सेस होती हैं, जिनको हम एज़ अ होल कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस ऑन द नेम ऑफ द वेल नोन फिजियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट स्टार्लिंग। अच्छा, सबसे पहली फोर्स है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि यूँ कह लें जो प्रेशर आपका कैपिलरीज़ के अंदर है, आपके खून के गर्दिश की वजह से जो कैपिलरीज़ के अंदर प्रेशर है, उसको हमने कहा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर आपके पास है, दूसरी फोर्स है ऑस्मोटिक फोर्स ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, या जिसको हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। अब ये प्रेशर किस वजह से है कि आपको पता है आपके जो खून है या जो इधर फ्लूइड है इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है और भी बेतहाशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोटीन्स रखी हुई हैं। अब वो क्या करती हैं, वो सोल्यूट हैं और ऑस्मोसिस का रूल तो आपको पता है कि सोल्यूट अपनी तरफ जो है वाटर को खींचता है। तो एक फोर्स हमने डिस्कस की कि एक है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी है इसी ब्लड में मौजूद हमारी प्रोटीन्स की वजह से एक ऑस्मोटिक फोर्स। यही दो फोर्सेस हमारे इंटरस्टिशियम में भी होंगी। एक होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम पी और स्मॉल सबस्क्रिप्ट में हम आईएफ लिख देंगे, और एक होगी वो फ़ोर्स जो कि इंटरस्टिशियम में जो थोड़ी बहुत प्रोटीन्स होंगी, उनकी वजह से डेवलप होगी। इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक फ़ोर्स ड्यू टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन कंसंट्रेशन। ये 4 तरह की प्रोटीन्स आपको 4 तरह की फ़ोर्सेस समझ आ गई। 2 फ़ोर्सेस कैपिलरी की वजह से, 2 फ़ोर्सेस इंटरस्टिशियम की वजह से। एक कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक, उसको हमने कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह दिया। एक कैपिलरी की प्रोटीन्स की वजह से, उसको हमने कोलॉइड ऑस्मोटिक प्लाज़्मा फ़ोर्स कह दिया। और इसी तरह 2 फ़ोर्सेस जो हैं हमारे इंटरस्टिशियम में हो गई। ठीक है? यही बात वो यहाँ पे करता है। 4 प्राइमरी फ़ोर्सेस हैं हमारे पास। एक कौन सी कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये किस वजह से है? ब्लड की वजह से। दूसरी है प्लाज़्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और कौन-कौन से? ये ब्लड में भी हैं और अ, जो है ब्लड के बाहर भी, यानी कि जो दूसरी है हमारी इंटरस्टिशियम में, वहाँ पर भी है। अब फ्लूइड जो है हमारे पास बनेगा कैसे? फ्लूइड हमारे पास ऐसे बनेगा कि ये जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक फ़ोर्स है ना, ये पुश करेगी फ्लूइड को कि भाई तुम इन सुराखों से निकल जाओ। ये हमारे इधर हेल्प करेगी कि हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बढ़ाए। जबकि जो दूसरी फ़ोर्स होगी ऑस्मोटिक फ़ोर्स, आपको पता है जो सोल्यूट है वो अपनी तरफ वाटर को खींचता है। तो ये सोल्यूट कोशिश करेंगे, ये छोटे-छोटे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये कोशिश करेंगे कि वाटर को बाहर जाने ना दिया जाए और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना बनने दिया जाए। एक फ़ोर्स बना रही है, एक फ़ोर्स जो है वो अ, रोक रही है। तीसरी फ़ोर्स है हमारे पास इंटरस्टिशियल की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये भी एक फ़ोर्स है, ये भी धक्का लगाएगी कि मेरे इंटरस्टिशियम से निकलो और वापस चले जाओ कैपिलरी की तरफ। जबकि जो दूसरी ऑस्मोटिक फ़ोर्स होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, वो यहाँ पे पानी को रिटेन करने की कोशिश करेगी। अब 2 फ़ोर्सेस आपके पास आ गई हैं, जो फ्लूइड बनने में हेल्प आउट कर रही हैं। ये आपको इस एरो से नज़र आ रहा है जो डाउनवर्ड है। एक तो वो फ़ोर्स है जो पानी को कैपिलरी से अंदर की तरफ धकेल रही है इंटरस्टिशियम की तरफ। और दूसरी वो फ़ोर्स है जो इंटरस्टिशियम से उसको वापस कैपिलरी में नहीं जाने दे रही। तो ऑब्वियस बात है जो वापस नहीं जाने दे रही वो भी एक तरह से हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बढ़ाने में ही मदद दे रही है। और 2 फ़ोर्सेस हैं हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कम करने में और वापस कैपिलरी में भेजने में मदद कर रही हैं। एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
जो कि प्रेशर लगा के वापस इसको कैपिलरी में भेजता है, और दूसरा है ऑस्मोटिक फ़ोर्स प्लाज़्मा कंसंट्रेशन की, जो क्या कहता है कि भई मेरी कैपिलरी के अंदर से पानी को बाहर निकलने ही ना दिया जाए। ओके, अब हमने कुछ बातें यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, उसको भी हमने समझना है। डिफरेंट फैक्टर्स हमने देख लिए हैं, अब हम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारे पास जो है वो फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकती है। फोर्स टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड, यानी कि कैपिलरी से बाहर निकालने में कौन-कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने अभी बात की कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरी हमने बात की इंटरस्टिशियल की फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ी हैरानी होगी कि अभी तो हमने बात की थी कि इंटरस्टिशियल का जो फ्लूइड प्रेशर है, वो तो वापस धकेलने में मदद करता है, लेकिन यहाँ तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास उल्टा काम कर रहा है, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लाने का सबब बन रहा है। अब उसकी वजह क्या है? अगर हम इस डायग्राम पे वापस आएँ, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने नॉर्मली काम करना था कि ये वापस कैपिलरी में पानी को भेजे। किस केस में? अगर इसकी वैल्यू होती पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें होती, मसलन +3 mmHg का प्रेशर इसमें होता। लेकिन यहाँ पर होती है नेगेटिव इंटरस्टिशियल फोर्स। अब वो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फोर्स जो है, वो इसके काम को ऑपोजिट कर देती है। और वो नेगेटिव डेवलप क्यों होती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के इंटरस्टिशियम में ही हमारे पास होता है हमारा लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या काम करता है, वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास बन रहा होता है ना, उसको एज अ सेक्शन पंप दोबारा अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपनी तरफ दोबारा खींचता है, तो उसके इफेक्ट में ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव में। अब इसकी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव में हो जाती है, तो ये बजाय इसके कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कम करता, ये उसको बढ़ाने का सबब जो है वो बन जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर एक एंड पे हम एक वैक्यूम पंप लगा दें, तो वो वैक्यूम पंप क्या करता है, चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका काम था कि ये कैपिलरी में वापस भेजता, लेकिन क्योंकि इसके भी पीछे एक वैक्यूम पंप लग गया है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव काम करता है। अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। ये प्रेशर्स जो है ना, मुख्तलिफ मेथड से इन्होंने मेजर किए हैं। माइक्रोपिपेट मेथड भी होता है, एक और मेथड भी होता है, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है और ना ही आपने उसमें सर खपाना है जब चैप्टर पढ़ रहे हों। इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर में से माइक्रो सर्कुलेशन की 2-3 बातें हैं, और ये जो अब आप स्लाइड देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रीनल फिजियोलॉजी जब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब आप रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब भी आपको ये बहुत काम आएगी। अच्छा, इसको अब हम समझ लेते हैं। कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था +30। ये नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो हमने इसके जो साइन है वो, क्योंकि हमने इसको रखना इस फ़ोर्स में था, इस कंपार्टमेंट में, लेकिन अब क्योंकि इसका साइन ही नेगेटिव है, तो हमने इसको इस कंपार्टमेंट में रख के इसका साइन नहीं चेंज किया। जो हमने साइन है इसको पॉजिटिव का दे दिया है, ताकि ये ऐड हो सके। 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर है इसका नेगेटिव, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे पास बना रहा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो है हमारे पास 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तीनों फोर्सेस जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बना रही हैं, वो हमारे पास टोटल लाती हैं 41 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर। ये तीन फोर्सेस हमारे पास कौन सी थी? एक तो हमारी कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी हमारे इंटरस्टिशियल की नेगेटिव फोर्स, तीसरी जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, कहाँ पे? इंटरस्टिशियम की जगह पे। ये भी क्या करता है, अपने अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिटेन करता है, तो किस चीज़ में मदद कर रहा है? कैपिलरी से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है, फ्लूइड को खींचने में।
तो एज अ होल हमारे पास जो फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी हो गई है, 41 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर डिवेल्प हुआ है। और अगर हम लास्ट फोर्स की बात करें, जो फोर्स जो वापस मूव करेगी फ्लूइड को अंदर की जानिब, तो वो होगी 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि नॉर्मली कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्लाज्मा का। तो अगर हम दोनों को सम करें कि यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ आपके पास कि हमने क्या किया, प्रेशर जमा किया हमने कैपिलरी का, उसमें से हमने माइनस किया प्रेशर इंटरस्टिशियम का, पी आई इज फॉर इंटरस्टिशियम। और फिर हमने उसमें से इन दोनों में से माइनस की कौन सी फोर्स, एक तो जो हमारे पास प्रेशर था हमारे इनवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा जा रहा था, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे दोबारा से करेंगे, कैपिलरी माइनस हमारा इंटरस्टिशियम का जो है प्रेशर। ओके, ये आपके पास होता है इंटरस्टिशियम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओहो, चलें मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। प्रेशर हमारा कैपिलरी का, उसमें से माइनस करते हैं प्रेशर इंटरस्टिशियम का, और एज अ होल फिर माइनस करते हैं किन दो चीज़ों को, एक तो हमारे पास आ रही है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरी का, और दूसरा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे जो है हमारा प्लाज्मा, सॉरी जो हमारा इंटरस्टिशियम बन रहा है उसका। अच्छा, अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास प्रेशर कैपिलरी का माइनस प्रेशर इंटरस्टिशियम का, और अगर ये ब्रैकेट खोलूं तो हमारा फिर से ये माइनस हो जाएगा कौन सा, कैपिलरी का, और माइनस माइनस प्लस होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा इंटरस्टिशियम का हमारा जो कोलोइड का प्रेशर है। अब इस फोर्स को देखें, ये तो पहले ही माइनस है, जब मैं इसमें माइनस की वैल्यू लगाऊंगा तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो तीन फोर्सेस हमारे पास प्लस हो गई, एक, दो और ये वाली तीन। इन तीन फोर्सेस को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 41, और इस फोर्स को हम जो हमने हमारे पास फोर्स है ये वो है 28। तो एक तरफ हमारे पास आ गया 41, 41 में से हमने माइनस कर लिया 28, तो 41 माइनस 28 हमारे पास आ गया 13 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या मतलब है, ये 13 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है हमारे पास नेट आउटवर्ड फोर्स होगी, यानी कि 13 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर से जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से आएगा इंटरस्टिशियम की तरफ। लेकिन इस सब में आपने एक बात याद रखनी है कि ये सारी कैलकुलेशन थी आर्टरी के एंड की तरफ, ये सारी कैलकुलेशन किस तरफ थी, आर्टीरियल एंड की तरफ। अब हम चलते हैं वेन के एंड की तरफ, वेनस एंड की तरफ। अच्छा, वेनस एंड में अब क्या होगा कि कौन सी फोर्स जो है वो इसको रीअब्जॉर्ब करवाएगी हमारे फ्लूइड को, वो वही फोर्स होगी जिसने पहले भी हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट दी थी, वो थी हमारी प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर 28 ही, वो वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन जो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही थी, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो वीनस एंड पे है, वो अब हो जाती है 10। पीछे आपने देखा हमने इसको कहा था ये 30 है, लेकिन वो थी आर्टीरियल एंड पे, और वीनस एंड पे हो गई है ये 10। अब उसकी वजह ये होती है कि जब आर्टीरियल एंड से कैपिलरी के अंदर से फ्लूइड वीनस एंड की तरफ जाता है, तो एक तो बहुत सारा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में निकल जाता है, इस वजह से हमारी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर गिर जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि क्योंकि रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ रहा है, तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हार्ट से चला था वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज का सामना करना पड़ रहा है उसे, वो वहाँ 120 मिलीमीटर मरकरी से चला था, और जब तक कैपिलरी के आर्टरी एंड तक पहुंचता 30
मिलीमीटर मरकरी रह गया, और जब वो वीनस एंड तक पहुंचेगा तो वो जस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रह जाएगा। वही नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो सेम रहेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी 8 सेम ही रहेगा। तो अब आपके पास आउटवर्ड फोर्स कितनी है 21, और इनवर्ड फोर्स कितनी है 28। तो जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो इनवर्ड फोर्स आएगी वो आएगी 7। पहले आपके पास आई थी 13, और ये 13 था प्लस का 13। प्लस के 13 का मतलब है कैपिलरी से फ्लूइड निकलेगा और जाएगा इंटरस्टिशियम की तरफ। और अब जो आपके पास फोर्स आई है वो है -7। इस -7 का मतलब ये है कि अब ये फ्लूइड इंटरस्टिशियम से निकलेगा और वापस कैपिलरी की तरफ जाएगा। अब ये सारी बातें, ये सारी फोर्सेस समझाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बनता है ये आपको बताया जाए। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बना? अब मैं एक डायग्राम देखता हूँ। हाँ, ये है हमारे पास आर्टरी का एंड। यहाँ पे आपके पास आया +13 का आपके पास मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर। ये है वीनस एंड, यहाँ पे आया -7 का। अब अगर आपको पीछे फोर्सेस समझ आ गई है ना, तो अब आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी कि जब कैपिलरी से ब्लड आर्टियल एंड में होता है, तो वो ब्लड यहाँ निकल रहा होता है। उसमें से जो फ्लूइड है, वो इंटरस्टिशियम में आ रहा होता है। वो क्यों आता है, वो आप सबको पता है, क्योंकि उसने इन सेल्स को क्या देनी है, न्यूट्रिशन देनी है, इनको ऑक्सीजन देनी है। लेकिन अब हमने ये तो नहीं ना करना कि यहाँ पे अगर फ्लूइड आता ही रहे तो यहाँ तो सोजिश हो जाएगी, जिसको हम एडिमा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने देखें कैसा कमाल का निज़ाम रखा है कि एक एंड से अगर यहाँ पर लीकेज हो रही है, तो दूसरे एंड से यहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी। अब ये -7 है यहाँ पे, इसका मतलब है जो यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये सारा वापस कैपिलरी में जाएगा। ये सारा फ्लो चलता रहता है, एक सर्किट बन जाता है कि एक तरफ से फ्लूइड आया और दूसरी तरफ से फ्लूइड जो है वो वापस चला गया। तो अब अगर कोई सवाल आपसे कर सकता है कि भई अगर इसने आके वापस जाना ही था, तो भई ये आया ही क्यों था? तो भई इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, इसने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, इसने नशो-नुमा करवानी है हमारे सेल्स की। अगर ये फ्लूइड ना आए, आपके सारे सेल्स ड्राई हो जाएँ, आपका कंपार्टमेंट खाली हो जाए, आपके पास ऑक्सीजन ना हो, आपकी सेल डेथ हो जाए और अल्टीमेटली आप जो है सेल डेथ की तरफ और फिर कंप्लीट डेथ की तरफ चले जाएँ। तो इसलिए इस फ्लूइड का आना भी ज़रूरी है और इस फ्लूइड का वापस जाना भी ज़रूरी है। अब इस डायग्राम से आपको नज़र आ जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि वो जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो नेगेटिव हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो पीछे लिम्फेटिक कैपिलरी पड़ी होती है, ये सक्शन पंप का काम करती है और अपनी तरफ खींच रही होती है। इसके खींचने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से ये फ़ोर्स भी हमारे पास बजाय इसके कि फ्लूइड को वापस कैपिलरी में भेजती, ये मदद देती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बनाने में। अब एक सवाल आपके ज़हन में ये आ सकता है कि यहाँ पर तो +13 है और सारा फ्लूइड अगर वापस जाना चाहिए था तो यहाँ भी -13 होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास वहाँ आते तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो गिर गया है। एक तो ये वजह हो गई। अगर हमारा यहाँ का कोई फैक्टर बढ़ता तो ही हम माइनस में ज़्यादा अचीव कर पाते, और अब अगर ये नहीं अचीव कर पाए तो कैसे ये वापस सारी की सारी रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी? उसकी ब वजह ये उस वो रीअब्ज़ॉर्प्शन ऐसे होगी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 एमएल यहाँ से फ्लूइड आया है, तो वेन्यूल्स हमारे पास आर्ट्रियोल्स में तादाद से ज़्यादा होते हैं, इसलिए -7 का प्रेशर भी इनफ होता है उनको वापस कैपिलरी में भेजने का। अगर 10 एमएल यहाँ पे आया है, तो नॉर्मल स्टेट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए 10 एमएल को ही वापस जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, -7 की वजह से 9 एमएल जो है वो तो वापस चला जाता है, 1 एमएल फिर भी रह जाता है। अब हर बीट में अगर 1 एमएल रह जाए, तो आपको तो एक पूरे दिन के बाद बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एडिमा देखने को मिल जाएगा। तो यही अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल का निज़ाम हमारे इस सिस्टम में रखा है कि ये जो 1 एमएल बच जाता है ना, इसको खींचने के लिए ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये 1 एमएल इसको खींचता है
और वापस जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में पुश कर देता है। वो कैसे करता है आगे हम अभी लिम्फेटिक सिस्टम को देखते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बनता है और कैसे रीएब्सॉर्ब होता है, ये आपको समझ आ गई बात? कमेंट में बताएं मुझे जल्दी से कि कैसे आर्टीरियल एंड पे हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, सेल्स तक पहुंचा और वापस वीनस एंड में पहुंचते पहुंचते वो दोबारा रीएब्सॉर्ब हो गया। चलें जी, अब ये सारी चीज़ें हमने जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ की। अच्छा, अब एक चार्ट ये और भी है, ये एज़ सच इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट मैं चाहूँगा आपको ये भी आना चाहिए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने आर्टीरियल और वीनस एंड का एवरेज ले ली। तो उसने कहा मैं एवरेज कैपिलरी प्रेशर यानी कि मीन कैपिलरी प्रेशर पर देखता हूँ कि हमारे पास फोर्सेस क्या आती हैं। तो मीन कैपिलरी प्रेशर पे उसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो निकाला वो था 17.3 और बाकी सारी फोर्सेस तो जो हैं वो उतनी ही रहीं, तो हमारे पास आउटवर्ड फोर्स बनी 28.3 और जो हमारे पास इनवर्ड फोर्स थी वो तो पहले ही 28 थी। तो जो नेट आउटवर्ड फोर्स निकली वो थी 0.3। मतलब यहाँ से उन्होंने साबित किया कि जो हमारे पास जो फ्लूइड का लीकेज है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उसकी एब्ज़ॉर्प्शन के। क्योंकि अभी हमने पहले भी बात की, अगर 10 एमएल लीक होता है तो वापस 9 एमएल जाता है। उस बात को ये जस्टिफाई भी करता है कि अगर हम मीन यानी कि एवरेज भी निकालें तब भी हमारे पास आउटवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा ही आती है। अगर आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्स एवरेज पर बैलेंस हो जाती तो फिर हम ये कहते कि जितना फ्लूइड एक एंड पे बनता है वो सारा का सारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता, सारा का सारा रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होता। ये स्टारलिंक फोर्सेस हैं, जो उसने बताई हैं, ये सारा फ़ॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात है जो डॉक्टर हामिद के हवाले से मैं चाहूँगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। बाज़ बुक्स ये लिखती हैं और डॉक्टर हामिद भी यही कहते हैं कि ये जो कैपिलरी का जो पोर है ना, ये इतने छोटे हैं कि इसमें से जो प्रोटीन है वो तो निकल ही नहीं सकती। जब प्रोटीन निकलेगी नहीं तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कोलॉइड प्रेशर है ना, ये आपके पास 8 नहीं, ये आपके पास 0 होना चाहिए। तो जब आपको सर पढ़ाएँगे तो वो आपको इस फैक्टर को ज़ीरो करवा देंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं होती, बट कुछ बुक्स जैसे कि गाइटन वन ऑफ देम वो कहती है कि कुछ ना कुछ छोटे-मोटे स्मॉल मॉलिक्यूल के जो हैं यहाँ पर होते हैं, जो कि 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। तो ये शुरू ही से अहले इल्म में जो है एक हुस्न रहा है कि उनमें इख्तिलाफ पाया जाता है और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है। बट जब आपने पेपर में लिखना है, आपने इस फैक्टर को ज़ीरो नहीं करना, आपने इसको 8 ही लिखना है।